students, welcome back. So we will move ahead with the experiment, Hertz and Lennard's experiment, where they have studied some very important point about photoelectric effect. ठीक है, सबसे पहले हम स्टडी करते हैं इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी. ठीक है, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी. बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं मैं, बहुत सारी चीजें हम इसमें बताने वाला हूं. ओके, याद रखो पूरा चैप्टर उसमें कवर हो जाते हैं, बहुत सारे पॉइंट अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, आपके ऑटोमेटिकली सारे कॉन्सेप्ट्स कवर होने वाले हैं. ठीक है, तो सबसे पहले लाइट जो आके गिरी, जो लाइट उन्होंने इस मेटल पे डाली, उसकी फ्रीक्वेंसी उन्होंने 0 कर दी. ओके, मतलब लाइट ऑफ 0 फ्रीक्वेंसी जब एमीटर पे आके गिरी, पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप उन्होंने रेडी कर दिया. ओके, सारे कनेक्शंस प्रॉपर कर दिए, कोई भी कनेक्शंस ऐसा ब्रोकन नहीं है. यहाँ पे मैंने डॉटेड डाला हुआ है, यहाँ पे कनेक्शंस मैंने सब प्रॉपर करके लगे हुए. अभी वो मैं बार बार आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करूंगा कि कौन से की किसको कनेक्टेड है, पूरा कनेक्शन मैंने करके रखा हुआ है. ओके, माइक्रो एमीटर में कोई करंट नहीं दिख रहा है. देयर इज नो करंट इन माइक्रो एमीटर, नो करंट इन माइक्रो एमीटर. व्हाई देयर इज नो करंट इन माइक्रो एमीटर? माइक्रो एमीटर करंट क्यों नहीं? क्योंकि भाई तेरा सर्किट टूटा हुआ है, तूने यहाँ पे सारे कनेक्शंस किए हुए हैं, पर यहाँ पे सर्किट पूरा किधर है? ये एमीटर और कलेक्टर के बीच में तो इतना बड़ा गैप है, और ये टूटा हुआ सर्किट है, तो टूटे हुए सर्किट से करंट फ्लो नहीं होता है. बराबर नहीं? ये तो हमने पढ़ा ही है भाई, ये इनकम्प्लीट सर्किट है, यहाँ से कहाँ कोई करंट फ्लो होगा? तो इसमें से कोई करंट फ्लो होने वाला नहीं है. तो पहला चीज, ओके, नो करंट इन माइक्रो एमीटर बिकॉज दिस सर्किट इज ब्रोकन. ओके, तो एज सर्किट इज ब्रोकन, ये मैं सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूं, बाकी कुछ नहीं, सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूं. ओके, नो करंट इन माइक्रो एमीटर एज सर्किट इज ब्रोकन. पहला चीज. सेकेंड चीज, जैसे उसने लाइट गिराई ऑफ 0 फ्रीक्वेंसी, ओके, लाइट ऑफ 0 फ्रीक्वेंसी is incident on metal और emitter लिख देते ना. ओके, लाइट ऑफ 0 फ्रीक्वेंसी is incident on emitter. एमीटर पे लाइट गिराई ऑफ 0 फ्रीक्वेंसी, और हम यहां देख रहे हैं माइक्रो एमीटर में. अगर माइक्रो एमीटर का काटा घुमा, अगर माइक्रो एमीटर में डिफ्लेक्शन आया, इसका मतलब करंट फ्लो हुआ, हाँ या ना? इतना सिंपल सी बताओ. यहाँ पे अपने को थोड़ी इलेक्ट्रॉन दिखने वाले, अरे हाँ इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इधर गया. अपने को कैसे पता चलेगा कि भाई फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? हमारी ध्यान पूरा इसकी तरफ है, माइक्रो एमीटर पे. पूरा ध्यान मेरा माइक्रो एमीटर पे, पूरा ध्यान मेरा माइक्रो एमीटर पे. और मैं देख रहा हूँ कि भाई इसमें जब डिफ्लेक्शन आएगा, इसका जब काटा घूमेगा, इसका जब पॉइंटर घूमेगा, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ है, नहीं तो नहीं हुआ. सिंपल है कि नहीं? क्योंकि जब लाइट आके गिरेगी और इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां पे जाएंगे, सर्किट जो ब्रोकन था वो कंप्लीट हो जाएगा. बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना चाहिए. तो अगर यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल के यहां तक जा रहे हैं, मतलब सर्किट पूरा हो रहा है, करंट दिखेगा. अब यहां से इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं निकलेंगे तो यहां पे जाएगा कि ये नहीं, क्योंकि मैंने कलेक्टर को पॉजिटिव पोटेंशियल पर रखा है और एमिटर को नेगेटिव पोटेंशियल पर रखा है. तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है. ये कनेक्शन दिख रहा है, कलेक्टर इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड एमिटर इज कनेक्टेड टू नेगेटिव. ओके, तो एमिटर नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्टेड है, कलेक्टर पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है. यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है. अगर इसने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाले तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स इधर गारंटेडली जाएंगे, यस और नो? जाने वाले, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स दे विल मूव अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड. यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, सर्किट पूरा होगा, करंट दिखेगा. इलेक्ट्रॉन्स निकले ही नहीं तो सर्किट टूटा हुआ रहेगा. तो मेरा पूरा ध्यान माइक्रो एमीटर पे बच्चों, मेरा पूरा ध्यान माइक्रो एमीटर पे. इज इट क्लियर? तो लाइट ऑफ 0 फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन एमीटर, नो करंट in microammeter. There is no current in microammeter. There is no current in microammeter.
माइक्रो एमीटर कोई करंट नहीं बता रहा है क्योंकि सर्किट टूटा हुआ है। जब लाइट आके गिरी पर लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी रखी है, 0। अभी भी ये माइक्रो एमीटर 0 करंट दिखा रहा है, कोई करंट नहीं दिखा रहा है। नाउ फ्रीक्वेंसी of incident radiation is gradually increase. Now frequency is gradually increase, मैंने frequency को gradually increase किया और मैं यहां पे देख रहा हूं, मैंने frequency को बढ़ाना चालू कर दिया, यहां पे दिख रहा हूं अभी भी भाई कोई करंट नहीं दिख रहा है। मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहा हूं, करंट नहीं दिख रहा है, मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहा हूं, करंट नहीं दिख रहा है। एट सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज सीन इन माइक्रो एमीटर। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज सीन इन माइक्रो एमीटर, मतलब जब इसकी एक मिनिमम वैल्यू पहुंचेगी, मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं और जब इसकी एक मिनिमम वैल्यू पहुंची उसके बाद करंट दिखना चालू हो गया। मतलब तब तक करंट ही नहीं दिख रहा था और उसके बाद करंट दिखना चालू हो गया। सो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की जरूरत है और उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी के बाद ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखेगा। उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी के बाद ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स जब बाहर आएंगे तो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की जरूरत है और उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हमने नाम रखा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या नाम रखा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो तभी हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखना चालू होता है। तो इसको इसका एक्सप्लेनेशन किया, ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, वो हर्ट्ज एंड लेनार्ड्स ने नहीं किया। हर्ट्ज एंड लेनार्ड्स ने सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट किया। तो इसका जब मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं ना बच्चों, थोड़ा समझने के लिए, सारा चीज जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसको मैंने एक ग्राफ पे डाल देता हूँ। ये फ्रीक्वेंसी लेते हैं, ये करंट लेते हैं, ये यहाँ से जो मिल रहा है वो करंट लेते हैं, फ्रीक्वेंसी लेते हैं, और मैं चेक करता हूँ कि जब फ्रीक्वेंसी 0 थी कोई करंट नहीं था, फिर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ, कोई करंट नहीं है, और एक मिनिमम वैल्यू के बाद फ्रीक्वेंसी आनी चालू हो गई, करंट आना चालू हो गया। सो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए करंट देखने के लिए, एंड दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं उसको? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो what Hertz and Lenard concluded कि when frequency of radiation is greater than threshold frequency, we see photoelectric effect। तो ये सबसे पहला कंक्लूजन हमने नोट डाउन किया कि व्हेन फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वी सी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। दैट्स, ये पहला चीज दिमाग में लाया कि व्हेन फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। तो याद रखो, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर आपको देखना है तो फ्रीक्वेंसी क्या रखना पड़ेगा? ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रखना पड़ेगा। ओके, बात समझ में आ रहा है? सो दिस वाज द फर्स्ट कंक्लूजन व्हिच वाज गिवन बाय हर्ट्ज एंड लेनार्ड्स। तो उन्होंने फ्रीक्वेंसी को स्टडी किया। आई होप मैंने सारे पॉइंटर्स यहाँ पे लिख के रखे। पहले टूटा हुआ सर्किट है तो कोई करंट फ्लो नहीं होने वाला है, पहला चीज। फिर मैंने लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, 0 से बढ़ानी चालू करी तो भी करंट नहीं दिख रहा था। एक पर्टिकुलर मिनिमम फ्रीक्वेंसी के बाद ही करंट दिखना चालू हो गया। तो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर मैंने इसको रिमूव कर दिया, इस मेटल को रिमूव कर दिया और दूसरा मेटल लगाया, लेट अस से इस मेटल को मैं रिमूव कर रहा हूं और मैं दूसरा मेटल लगा रहा हूं, तो इसको हमें लगता है मेटल 1। ओके, अब मैं दूसरा मेटल ले रहा हूं और फिर से एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, तो मैंने देखा भाई कि मैंने जब फ्रीक्वेंसी 0 रखा था कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा था, फ्रीक्वेंसी बढ़े उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कुछ अलग रहेगा। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? इसका मतलब ये है
कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये कांस्टेंट नहीं है कि हाँ इतनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, ऐसा नहीं है। वो मटेरियल पे डिपेंड करता है। ये मटेरियल पे डिपेंड करेगा कि भाई कितना मटेरियल का क्या अंदर का कॉन्फ़िगरेशन है, ओके, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो बेसिकली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये मटेरियल के लिए कांस्टेंट है, तो इट्स अ मटेरियल कांस्टेंट। तो ये कंप्लीटली मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये कांस्टेंट नहीं है, ये चीज भी आप दिमाग में रखो। तो आपको लगेगा हाँ इतनी फ्रीक्वेंसी होने के बाद फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखता है, जरूरी नहीं है। अगर वो कंप्लीटली किसके ऊपर डिपेंड करता है, मेटल के कैरेक्टरिस्टिक पर डिपेंड करता है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो मेटल की कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे, ओके। तो लोगों ने पूछा रहेगा हर्ट्ज एंड लेनार्ड्स को, भाई ऐसे क्यों, ऐसे कैसे, ठीक है। तो उसका एक्सप्लेनेशन उनके पास नहीं था। उनको नहीं बोला कि हमने परफॉर्म किया, हमें ये कंक्लूजन मिला, ये एक्सपेरिमेंट मिला, ये ग्राफ मिला, ये सारे डेटा है, हमें नहीं पता कि ऐसे क्यों हो रहा है, व्हाई मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज रिक्वायर्ड, ये उनको पता नहीं था। इसका एक्सप्लेनेशन दिया आइंस्टाइन ने, और वो सुनने जैसा है, वो सुनने जैसा है, ठीक है। आइंस्टाइन ने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को सामने रखा और उसने उसका एक्सप्लेनेशन दिया। क्या एक्सप्लेनेशन दिया, बहुत सिंपल में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखो मैं दोनों आंसर कवर कर रहा हूं, मैं हर्ट्ज एंड लेनार्ड्स भी करूंगा और आइंस्टाइन का एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा, तो साइमल्टेनियसली दोनों आंसर्स खत्म होते रहेंगे, तो आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसा मतलब टेक्स्ट बुक पे देखोगे तो ऊपर नीचे दिया रहेगा, बट मैं दोनों चीजें बताऊंगा। ये जो थी वो हर्ट्ज एंड लेनार्ड्स ने ढूंढी और इसका एक्सप्लेनेशन किसने दिया, आइंस्टाइन ने दिया। कैसे दिया मैं आपको बताता हूं, फिर आपको पूरा ये चैप्टर बहुत मक्खन की तरह समझ में आएगा, अरे हाँ ऐसे क्यों हो रहा है, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन ऑन दिस कि व्हाई मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज रिक्वायर्ड। तो आइंस्टाइन ने क्या बताया, एकदम सिंपल में बता रहे। आइंस्टाइन बोलता है कि भाई एक मेटल है, बराबर है, और इस मेटल में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके, यहां पे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब लाइट आके इनके ऊपर गिरेगी तो इनको इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी। कितनी एनर्जी मिलेगी, तो उनको पता है, जो आइंस्टाइन थे उन्होंने क्या किया था, प्लैंक्स के कॉन्सेप्ट को कंसीडर किया था और उन्होंने बोला था कि भाई एनर्जी का लेन देन कभी डायरेक्ट नहीं होता, इट इज ऑलवेज इन अ फॉर्म ऑफ पैकेट्स, इट ऑलवेज इन अ फॉर्म बंडल। तो ऐसे पैकेट्स के फॉर्म में एनर्जी आ रही है, और कितनी एनर्जी आ रही है, E is equal to hν, बराबर है, इतनी एनर्जी। तो लाइट जब आती है तो कितनी एनर्जी लेके आ रही है, E is equal to hν, और ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को मिलती है। अभी इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी का करेगा क्या, क्या करेगा इलेक्ट्रॉन, क्या करेगा इस एनर्जी का, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले तो थोड़ा एनर्जी स्पेंड करेगा सरफेस पे आने के लिए। ऑलरेडी जो इलेक्ट्रॉन सरफेस पे है उनको भी थोड़ी एनर्जी लगेगी, क्योंकि अंदर न्यूक्लियस वगैरह उनमें अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो सम एनर्जी इज स्पेंड, ओके, सरफेस पे आने के लिए। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, अब इलेक्ट्रॉन करेगा क्या, तो उसको सरफेस पे आना है, तो उसको वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियस है जो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखता है। तो न्यूक्लियस का बॉन्ड छोड़ के, न्यूक्लियस से छोड़ के उसको बाहर सरफेस पे आना पड़ेगा। डू यू एग्री विद मी? ऐसा थोड़ी है कि इलेक्ट्रॉन बहुत फुकड़ बैठा हुआ है, नहीं ना, न्यूक्लियस के साथ उनका बॉन्डिंग है, तो न्यूक्लियस के साथ बॉन्ड तोड़ के उनको कहां पे आना है, सरफेस पे आना है। और न्यूक्लियस के बॉन्ड तोड़ के सरफेस पे आने के लिए उनको क्या लगेगी, एनर्जी लगेगी। तो वो जो एनर्जी लगती है न्यूक्लियस के साथ बॉन्ड तोड़ के सरफेस पे आने के लिए, मेटल के सरफेस पे आने के लिए, वो यहां से लेते हैं। तो जैसे लाइट आती है, इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, एनर्जी को पहला यूज किया सरफेस पे आने के लिए, और जो बची हुई एनर्जी रहेगी, दैट रिमेनिंग एनर्जी वो भागने के लिए यूज करेंगे, मतलब एज अ काइनेटिक एनर्जी यूज करेंगे। पर एक इलेक्ट्रॉन को एट अ टाइम जो एनर्जी मिलती है वो एक बार भी मिलती है। मतलब अभी एनर्जी का यूनिट जूल भी है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है, पता है ना। एनर्जी का यूनिट क्या है, जूल। एनर्जी का यूनिट क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में देखा था, एनर्जी के दो यूनिट है, हम एनर्जी का यूनिट जूल ही बोलते आ रहे स्टार्टिंग से, जूल 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 जूल, पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है, ठीक है। तो एनर्जी का यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है। ऐसा मतलब डमी एग्जांपल आपके समझने के लिए, फॉर एग्जांपल 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी आई।
लाइट के जो पैकेट्स है उनकी एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ओके, इलेक्ट्रॉन को मिली, इलेक्ट्रॉन को सरफेस पे आने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। कितना चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन। जस्ट इमेजिन करो कि उसको बॉन्ड तोड़ के सरफेस पे आने के लिए उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो खर्चा हो जाएगी, है कि नहीं, सरफेस पे आने के लिए। बच गई कितनी? 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दैट 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो भागने के लिए यूज करेंगे। दैट विल बी यूज्ड एज अ काइनेटिक एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को 2 काम के लिए यूज कर रहा है। एक तो इंटरनल वर्क करने के लिए यूज कर रहा है, सरफेस पे आने के लिए यूज कर रहा है, उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन, इंटरनल वर्क फंक्शन बोल सकते हो, ठीक है। तो सरफेस पे आने के लिए यूज होता है, और दूसरा चीज काइनेटिक एनर्जी के लिए यूज करें। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये एक्सप्लेनेशन किसने दिया? आइंस्टाइन ने दिया। तो आइंस्टाइन बोलते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए भागने के लिए। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, मतलब एनर्जी लेके बाहर आ रहा है। एनर्जी आएगी कहां से? लाइट से आएगी। तो अगर आप लाइट की फ्रीक्वेंसी 0 कर दोगे, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी 0 कर दी है तो मुझे बताओ एनर्जी नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे क्या? नहीं होंगे। देयर इज नो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन होगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे नहीं, क्योंकि लाइट की फ्रीक्वेंसी 0 है। फिर मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ानी चालू कर दी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, एनर्जी बढ़ते गई। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से, लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से, रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एनर्जी बढ़ती है, बढ़ के 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। तो भी वो भागेगा क्या? नहीं भागेगा, क्योंकि उसको सरफेस पे आने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। ये डमी एग्जांपल है, लर्न मत करना, तो ये सब लिख के आओगे। सरफेस पे आने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। अभी अगर मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ा के 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दिया, एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन, तो भी फोटोइलेक्ट्रिक होगा क्या? नहीं होगा। और बड़ा होगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं। हाँ, पर जब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा तब मुझे फोटोइलेक्ट्रिक करंट दिखना चालू होगा। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? So minimum frequency is required to do internal work। ये एक्सप्लेन किया किसने? आइंस्टाइन ने, by using Planck's quantum theory। बात समझ में आ रहा है? तो अभी मुझे लग रहा है इन्होंने ढूंढ के निकाला कैसा हो रहा है, पर ऐसा क्यों हो रहा है इसका एक्सप्लेनेशन किसने दिया? आइंस्टाइन ने दिया, ये बोल के कि some minimum energy is required to do internal work and to come on the surface and the remaining भागने के लिए होगा। और ये हीट एनर्जी जैसी नहीं है। देखो डिफरेंस है हीट एनर्जी में और जो रेडिएशन की एनर्जी मिलती है। हीट, आप अगर हीट कर, ओके, फॉर एग्जांपल मैंने 2 एग्जांपल आपके सामने रखता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है, समझ लो। एक बार आपको समझेगा तो मजा आएगा, फिर आप एंजॉय करोगे टॉपिक को, क्योंकि ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम मैंने सारा चीज बता दी कि एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन से बता दिया। लाइट आके गिर रही है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली, और इसको सरफेस पे आने के लिए चाहिए, सोचो, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इंटरनल वर्क करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। सेम सिचुएशन यहां पे इंटरनल वर्क करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। पर जब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली लाइट इसके ऊपर आके गिरी, मतलब इलेक्ट्रॉन को कितना एनर्जी लाइट मिल रही है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली लाइट मिल रही है। पैकेट आके गिरा, पैकेट्स के फॉर्म में आ गया, पैकेट आके गिरा, पैकेट ने इसको एनर्जी दी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली, उसने उसको उस एनर्जी को पकड़ के नहीं रखा, आई निकल गई। समझा? मतलब ये स्टोर नहीं कर रहा अपने पास, तो कंटिन्यूस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके ऊपर जाके अपट रहा है, पर 1 + 1 2 ये नहीं होगा। पॉइंट समझ आ रहा है? मतलब इसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलने वाली है। प्रोसेस इंस्टेंटेनियस है, यहां पे जितनी मिली ना तो गई, दैट्स इट। तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही मिलने वाला है, उसके पास ही रख रहा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो ऐड नहीं होते जा रहा है, मजा नहीं आ रहा है, तो बेचारा कभी बाहर आएगा ही नहीं। तो कंटिन्यूस दिन भर ये लाइट गिरा के रखा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वाला, तो भी वो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। बट अगर मैंने इस चीज को हीट करना चालू कर दिया, मस्त बेकी, तो इसको एनर्जी मिलनी चालू हो जाएगी। पहले एनर्जी नहीं मिल रही थी, अब मैं हीट कर रहा हूं तो हीट एनर्जी मिल रही है। तो हीट एनर्जी मिल रही है तो पहले 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी एनर्जी पहुंच गई, फिर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहुंच गई, फिर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहुंच गई, और फिर वो कहां पे पहुंच गया? सरफेस पे पहुंच गया। यस और नो? और जैसे ही सरफेस पे पहुंचेगा, कलेक्टर क्या कर लेगा? खींच लेगा। बात समझ में आ रहा है? तो
तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे एनर्जी ऐड हो रही है, वो सरफेस पर पहुंच रहा है। ओके, इस एमिशन को हम बोलते हैं थर्मियोनिक एमिशन। कौन सा एमिशन है बच्चों? थर्मियोनिक एमिशन। और ये जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है। हाँ, पर लाइट अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेके आई और इसके ऊपर गिरी, देन व्हाट विल हैपन? इट विल डायरेक्टली कम टू द सरफेस। सरफेस पे आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, क्योंकि कलेक्टर खींच लेगा उसको। ओके, कलेक्टर खींच लेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, नो डाउट। ओके, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रहेगा तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट दिखेगा ही दिखेगा, अगर यहां पे कलेक्टर का पोटेंशियल पॉजिटिव है तो। ओके, ये बात समझ में आ रहा है? यहां पे अगर मैंने ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी, जो लाइट आई वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके एक साथ, वो पैकेट में 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भर के आया, डाल दिया इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन को मिला 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्चा करके कहां पे पहुंचा? कहां पे पहुंचा? सरफेस पे पहुंचा, और 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भागना चालू किया। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे, अगर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रहेगा तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, यस और नो? क्योंकि कट टू कट दे दिया ना, कट टू कट। देखो, पहला अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली एनर्जी दे दी इसको, इस इलेक्ट्रॉन को मैंने 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दी, तो सिर्फ वर्क होगा, सिर्फ वर्क होगा, काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। सिर्फ सरफेस पे आके रुकेगा, कलेक्टर खींचेगा तब करंट दिखेगा। पर अगर मैंने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली यूज की तो इधर मैं लिखता हूं वर्क और यहां पे लिखता हूं काइनेटिक एनर्जी। अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली एनर्जी मैंने डाली तो वो सरफेस पे आके रुकेगा, वर्क होगा, ओके, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्चा होगा, काइनेटिक एनर्जी नहीं है, सरफेस पे आके रुक गया। पर अगर मैं 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डाली तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो सरफेस पे आएगा और 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भागेगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी रहेगी, यस और नो? ये क्या, इसका मतलब क्या है? मैंने कट टू कट फ्रीक्वेंसी दे दी, और इसका मतलब क्या है? मैंने ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे दी। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो जब ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रहती है तो इलेक्ट्रॉन्स भागना चालू करेंगे, दे विल हैव सम काइनेटिक एनर्जी। तो याद रखना, जब फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड, पॉइंट याद रखो, बहुत आगे यूज होने वाला है, यही लेक्चर बड़ा बनेगा, बाकी आगे के लेक्चर बहुत इजी हो जाएंगे। तो when frequency is greater than threshold frequency, that electron will have some kinetic energy, they will start running towards collector. थर्मियोनिक एमिशन में थोड़ी ऐसा होता है। थर्मियोनिक एमिशन में वो बैठा है मस्त देखिए, ओके, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिला, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिला, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिला, सरफेस पे आके रुक गया, काइनेटिक एनर्जी एक्स्ट्रा लेने के लिए रुका नहीं अंदर। वो इलेक्ट्रॉन रुका क्या? नहीं रुकता, मैं काइनेटिक एनर्जी थोड़ा लेके भागता हूं, नहीं। तो थर्मियोनिक एमिशन में कभी भी इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी रहती है? 0 रहती है, उनके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं रहती, तो उनको ऐसे कलेक्टर से खींचना पड़ता है, दूसरे प्लेट से खींचना पड़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के खींचना पड़ता है, उनके पास खुद की कभी काइनेटिक एनर्जी नहीं रहती। पर यहाँ पे अगर इसने खींचना बंद भी कर दिया, इसने अगर मैंने यहाँ का पोटेंशियल 0 भी कर दिया तो भी करंट फ्लो हो जाएंगे, तो भी इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे बिंदास जाएंगे, यहां से निकल के इलेक्ट्रॉन यहां पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि उनके पास खुद की काइनेटिक एनर्जी। तो यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? सो ये पॉइंट समझने आपको, और ये सब मैंने अभी बताया आपको क्योंकि आगे ये डायलॉग बार-बार लगने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है आइंस्टाइन का एक्सप्लेनेशन? सो इलेक्ट्रॉन्स को, आइंस्टाइन वाले इलेक्ट्रॉन्स को जो एनर्जी मिलती है वो पैकेट्स के फॉर्म में मिलती है, और कितनी एनर्जी मिलती है? h nu, जिससे वो क्या करता है? डायरेक्ट भागना शुरू करता है? नहीं, पहले वर्क करता है, सरफेस पे आता है और फिर भागना शुरू करता है। ठीक है, सो ये आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया, मैंने बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे बताई, आई होप आपको समझ रहेगी, ये सारे पॉइंट्स आपको लगने वाले, ओके? तब आपको मजा आएगा ना टॉपिक पढ़ने में, समझा तो मजा आएगा, फिर आप अपने ओन वर्ड्स में भी आंसर्स लिख सकते हो, समझेगा नहीं तो कितना रट्टा मारोगे, बराबर है? तो when frequency is greater than threshold frequency, whatever energy you are providing to electron is doing some internal work and remaining is used as a kinetic energy. तो ये बन गया आइंस्टाइन का इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है? जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल रही है, इलेक्ट्रॉन दो काम के लिए यूज कर रहा है, एक तो इंटरनल वर्क करके सरफेस पे आ रहा है और दूसरा भागने के लिए यूज कर रहा है, दोनों काम कर रहा है, इंटरनल वर्क करके सरफेस पे आ रहा है और भागने के लिए यूज हो रहा है। Okay, so this is what the Einstein equation is. We'll discuss on this later on. पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया, थोड़ा एक्सप्लेनेटरी है, मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या फिर वर्क फंक्शन,
ये किसके बारे में बताते हैं? मटेरियल के बारे में बताते हैं। मटेरियल टू मटेरियल चेंज होता है, वो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी नहीं है, जैसे मटेरियल रहेगा उसके हिसाब से चेंज होगा, ठीक है। सो व्हाटएवर एनर्जी यू आर गिविंग टू इलेक्ट्रॉन, इट इज यूज्ड टू डू इंटरनल वर्क एंड फॉर अ काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल में जो भी आप एनर्जी दे रहे हो वो उसके किसी काम की नहीं है, क्योंकि वो एडअप नहीं हो रही है, ठीक है, तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। जब कट टू कट पहुंचेगी तो कम से कम वो सरफेस पे फ्री होके आ जाएगा, वर्क तो करेगा ही करेगा, ठीक है। ज्यादा दे दी तो भागेगा भी खुद से, ओके, ज्यादा एनर्जी देगी तो भागेगा भी खुद से, तो सारी चीजें होने वाली है, ठीक है। डिस्कस करेंगे लेटर ऑन इसके ऊपर। पर फ्रीक्वेंसी वाला पॉइंट आई होप मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया, आई नो दैट थोड़ा पकाऊ लेक्चर हो गया, बहुत देर क्या बोल रहे, बट जरूरी है बोल रहा हूँ इसलिए, ठीक है। सारी चीजें आप याद रखो, फिर मजा आएगा आपको पढ़ने के लिए, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।